हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एम्स नोट शीट फ्री टेस्ट एड पेपर। जो आपका 8वां पेपर हुआ है एम्स नोट शीट फ्री टेस्ट वाला, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप भी इन फ्री टेस्ट का फ़ायदा उठा लीजिए। यहाँ पर आपको टोटल जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो पूरे के पूरे एनक्लेक्स बेसिस मिलते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी आगामी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाली है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए आप सभी इन पेपर्स को अच्छे से अटेंड करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसके बाद अपना आंसर दें और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे ऐप के बारे में और इन फ्री टेस्ट के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आपको ये हमारे ऐप के ऊपर ही मिल पाएगी। वहाँ पे 49 रुपये का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें 2000 शॉर्ट MCQs और ये जो एम्स नोट शीट फ्री टेस्ट चल रहे हैं ये पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री मिल जाएगी। चलिए हम फटाफट से इस पूरे पेपर को सॉल्व करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इस पेपर में पूछे गए थे और क्या आंसर आपको करने थे। देखिए पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। The client has been using crack cocaine daily for the last 2 years and repeated outpatient interventions have been unsuccessful. Which intervention should the clinic nurse recommend at this time? देखिए आपके पास में एक पेशेंट आया है जो सब्सटेंस एब्यूज़ का है, यानी वो बार बार कोकेन खा रहा है, कोकेन की उसको लत लगी हुई है। ऐसा पेशेंट आपके पास में आ रहा है और उस पेशेंट को रिपीटेड आउट पेशेंट इंटरवेंशन आपने दिया है, यानी आपने बार बार उसको समझाया है। जो भी ड्रग्स वगैरह देनी होती है वो सारे काम आपने किए हैं, जितना मैनेजमेंट आप कर सकते हैं वो सारा काम आपने किया है, वो भी आउट पेशेंट ओनली OPD के तौर पे। ओके, अब वो सारा ट्रीटमेंट आपका क्या गया है, बेकार गया है। वो पेशेंट जो कोकेन ले रहा है उसकी लत बिल्कुल भी नहीं छूटी, तो यानी कि आपकी सारी मेहनत क्या हो गई, बेकार, अनसक्सेसफुल। बिल्कुल भी आपकी पूरी मेहनत क्या हो गई, बेकार। जिस प्रकार से आप एग्ज़ाम दे के आते हो, एग्ज़ाम में फेल होने के बाद पूरी मेहनत क्या हो जाती है आपकी, अनसक्सेसफुल, बिल्कुल बेकार चली जाती है। इसलिए इतनी अच्छी मेहनत करो कि आपकी मेहनत शोर मचाए। आप साइलेंटली अपनी अच्छे से तैयारी करो, मेहनत आपकी ऑटोमेटिकली शोर ज़रूर मचाएगी। देखिए आगे आपको पूछा गया है विच इंटरवेंशन शुड क्लिनिक नर्स रिकमेंड एट दिस टाइम। इस टाइम पे एज ए नर्स आप यहाँ पे इस पेशेंट को देख रहे हैं तो आप यहाँ पे कौन सा इंटरवेंशन या फिर कौन सा मैनेजमेंट आप करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। यूज़ ऑफ डेली एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट्स, आप एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर प्लेसमेंट इन एन इन पेशेंट फैसिलिटी, या फिर आप इन पेशेंट फैसिलिटी के अंदर इसको प्लेस करेंगे, प्लेसमेंट इसका करेंगे, या फिर इंटेंसिव एवर्जन थेरेपी आप देंगे, या फिर परफ्यूजन या फिर साइकोथेरेपी आप इस पर्सन को दोगे। तो यहाँ पर देखिए आपने आउट पेशेंट जितना भी ट्रीटमेंट करना था सब कुछ कर लिया, लेकिन वो क्या हो रहा है, अनसक्सेसफुल, बिल्कुल बेकार जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, एज नर्स इस पेशेंट को इन पेशेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। इन पेशेंट फैसिलिटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे IPD में आप इस पेशेंट को लोगे और अपने ऑब्जर्वेशन में आप इस पेशेंट को रखोगे। जो भी दवाई वगैरह आप दे रहे हो वो आपके ऑब्जर्वेशन में आपकी अनुमति से वो सारी चीज़ें ले रहा है, तो उस पेशेंट की शायद वो कोकेन की लत छूट सकती है। अदरवाइज आपने आउट पेशेंट जो भी इंटरवेंशन करना था वो सब कुछ कर लिया, वो सारा बेकार चला गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड। देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ क्रैक कोकेन इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। और वैसे तो आप सभी को पता है कि जब किसी पर्सन को कोई भी सब्सटेंस एब्यूज़ की लत लग जाती है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इन पेशेंट, अगर आप किसी को फैसिलिटी में या फिर अपनी ऑब्जर्वेशन में कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पूरा ख्याल उस पेशेंट का रख रहे हैं तो शायद उसकी वो लत छूट सकती है। देखिए वैसे तो जो क्रैक कोकेन का आपके पास में पेशेंट है, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। चाहे इन पेशेंट रख लो आप इसको, चाहे आउट पेशेंट दे दो, है ना। फिर भी कोशिश तो अपनी कर ही सकते हैं। अगर आप पहली बार में फेल हो रहे हैं एग्ज़ाम में तो दूसरी बार आप फिर से कोशिश करते हैं, फिर फेल हो रहे हैं तीसरी बार फिर से कोशिश करते हैं और एक बार आप सफल तीसरी बार में ज़रूर होते हैं। तो इसलिए मतलब आप क्या करना है, आपको एज नर्स वहाँ पे उस पेशेंट पे जो कोकेन बहुत ज़्यादा ले रहा है उस पेशेंट की केयर करनी है, मतलब ऑब्जर्वेशन में उसको रखना है, क्या पता उसकी लत वो छूट जाए। आगे देखिए, इफ़ आउट पेशेंट ट्रीटमेंट्स हैव फेल्ड then admission to an inpatient facility where access to the drug is limited may be beneficial। यानी कि अगर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट से वो पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है, अनसक्सेसफुल है, मतलब वो फेल हो चुका है अपना पूरा प्रोसीजर,
पूरी जो भी आपने मेहनत की हो सारी की सारी बेकार चली गई है, तो उस पेशेंट को आप इन पेशेंट फैसिलिटी के अंदर ले लो और वहाँ पे जो भी ड्रग्स वगैरह है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन में रखना है, जो भी ड्रग्स वगैरह दे रहे हैं वो सारी आपके सामने होनी चाहिए, सारी जो भी वो कुछ ले रहा है वो सारी एक्टिविटी आपके सामने होनी चाहिए, तो शायद वो लत छूट सकती है। आगे देखिए, एक्यूपंक्चर, परफ्यूजन एंड साइकोथेरेपी कैन बी डन ऑन द आउट पेशेंट बेसिस। ये जो भी थेरेपीज़ है, एक्यूपंक्चर हो चाहे परफ्यूजन हो या फिर साइकोथेरेपी हो, ये हम आउट पेशेंट बेसिस पे ही करते हैं। कभी भी इन पेशेंट जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है ऐसे कुछ भी काम नहीं करते हैं। ओके, आगे देखिए, एवर्जन थेरेपी आप सभी को पता ही होगा। अल्कोहल अगर किसी पर्सन को छुड़वानी हो, दारू बहुत ज़्यादा पी रहा हो, झूम बराबर झूम एनी टाइम वो रह रहा हो, तो उस पर्सन को एवर्जन थेरेपी दी जाती है। ये आप सभी को पता ही होगा और ये बार बार सवाल भी पूछा जाता है। एवर्जन थेरेपी इज़ यूजफुल विथ अल्कोहल। अगर अल्कोहल किसी पर्सन की छुड़वानी है, एवर्जन थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, द नर्स केयरिंग फॉर एन एल्डरली फीमेल क्लाइंट सस्पेक्ट द क्लाइंट्स is experiencing stress incontinence. Which statement should the nurse make when discussing this concern? एक महिला आपके पास में आई है जिसकी कंप्लेन मतलब उसकी कंप्लेन क्या है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। वो आपको बताती है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मेरे को प्रॉब्लम है। हालांकि वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वर्ड तो आपको नहीं बताएगी, बट आपको कंप्लेन बताएगी, तो आप समझ जाएंगे कि इस महिला को क्या है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब सवाल ये पूछा जा रहा है आपको, कौन सा वो स्टेटमेंट है जो नर्स यहाँ पे इस मतलब ये जो पेशेंट आपके पास में आई है इससे आप कंसर्न करेंगे। ऑप्शन में आपको दिया गया, डू यू हैव ए बॉवल मोमेंट एवरी डे। आप उसको पूछेंगे क्या आपको जो बॉवल मोमेंट्स है वो प्रत्येक दिन आ रहे हैं। आगे आप इसको पूछेंगे, डू यू एवर अनएक्सपेक्टेडली लॉस यूरिन। क्या डेली या फिर जो यूरिन का लॉस है वो अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। या फिर आगे आप इसको पूछेंगे, डू यू हैव टू वियर टैम्पन्स ऑल द टाइम। क्या आप टैम्पन्स डेली वियर करते हैं या पहनते हैं। या फिर डू यू एक्सपीरियंस एंजाइटी व्हेन यूरिनेटिंग। जब आप यूरिनेट करते हैं उस दौरान एंजाइटी फील करते हैं। ऐसे ही आप सवाल उसके पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सवाल आपको जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे जो आप कंसल्ट करेंगे ऐसे पेशेंट के साथ में, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, या फिर मतलब बार बार किसी पर्सन को पेशाब आएगी, और वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या होता है, प्रेशर की वजह से, स्नीजिंग की वजह से, कफिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, या फिर आपने देखा होगा जो भी एल्डरली वन होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो जब कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं तो उस दौरान उनका जो पेशाब वो निकल जाता है, वो इनकॉन्टिनेंस की वजह से होती है। वो भी जहाँ भी उनके जो मसल्स वगैरह होती है, स्फिंक्टर मसल्स वगैरह जो भी है, वो यूरेथ्रा की जो भी मसल्स वगैरह होती है वो सारी लूज हो जाती है, तो उसकी वजह से मतलब कंट्रोल नहीं रह पाता है। इसलिए उनमें जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का एग्जांपल्स की बात करें तो वो आप बोल सकते हैं कि कफिंग है, स्नीजिंग है, मतलब प्रेशर की वजह से जो कुछ भी यूरिन मतलब एलिमिनेट हो रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो यहाँ पे आप उसको क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे कि क्या आप एक्सपीरियंस या फिर आपके यूरिन लॉस हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जब भी आप कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, इस टाइम पे अगर यूरिन लॉस हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि इस महिला को क्या है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है। देखिए इसको रैशनल से और समझते हैं अच्छे से। क्लाइंट्स में बी reluctant to discuss problem with urinary incontinence. Therefore, the nurse must ask the client direct question to encourage the client to discuss problem or concern. देखिए क्लाइंट ने तो आपको प्रॉब्लम बता दी है, तो आप भी तो कुछ ना कुछ पूछेंगे। पेशेंट आया, आपको बता दिया कि ऐसी ऐसी दिक्कत मेरे को हो रही है, एज ए नर्स आप उसको भी तो पूछेंगे नहीं कि आपको ये कंडीशन है, या फिर आपने कुछ देखा है उसके कुछ डायग्नोसिस वगैरह, तो आप पूछेंगे क्या आपको ऐसी दिक्कत है, तो डायरेक्टली आपको बताएंगे कि हाँ शायद मेरे को ये दिक्कत, शायद क्या वो तो बताएंगे कि मेरे को डायरेक्टली ये दिक्कत है। तो आपने मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको डिस्कस करना है उस प्रॉब्लम के बारे में, तो ये आपका कंसर्न रहेगा यहाँ पे। ओके, अगला सवाल देखिए, विच सेकेंडरी इंटरवेंशन शुड द नर्स रिकमेंड टू द फीमेल क्लाइंट्स हु हैज़ हैड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। देखिए एक महिला आपके पास में आई है जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखती है। अब सवाल आपको पूछा जा रहा है सेकेंडरी इंटरवेंशन एज ए नर्स आपको बताना है, या फिर आप क्या कर रहे हैं एज ए नर्स उसको एडवाइस दे रहे हैं, तो आप क्या इंटरवेंशन यहाँ पे करेंगे, उस महिला को आप क्या बताएंगे। ऑप्शन आपको दिया गया है, रिकमेंड द क्लाइंट शेड्यूल ए रूटीन पैप स्मीयर। क्या आप उसको बताएंगे कि आप रूटीनली पैप स्मीयर करवाए।
या फिर आप बताएंगे टीच द क्लाइंट टू यूज़ लेटेक्स कॉन्डोम, या फिर आप उसको बताएंगे कि आप लेटेक्स कॉन्डोम का यूज़ करें। नेक्स्ट, टेल द क्लाइंट टू हैव ए CA1 to 5 ट्यूमर मार्कर टेस्ट, क्या आप उसको आप ये कहेंगे कि CA1 to 5 जो ट्यूमर मार्कर टेस्ट होता है वो आप करवाए। या फिर आप कहेंगे इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डच आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसके बाद में आपको डच जो है वो लगाना है, तो ये आप इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट। पेप स्मीयर के लिए आपको क्या करना है, उस महिला को बताना है कि अगर आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं तो आपको रूटीनली पेप स्मीयर करवाना ज़रूरी है। ये आप रिकमेंड करेंगे उस पेशेंट को। ये बाकी जो ट्यूमर मार्कर है ये फिजिशियन के काम होते हैं, अपने काम नहीं होते हैं। बाकी आप इसके लिए भी कह सकते हैं, लेकिन ये STI से बचाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो भी डिजीज़ होती है उनसे ये बचाता है। ये पेप स्मीयर जो है ये आपको बताएगा कि इस महिला को क्या सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है। तो इसकी पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए रूटीनली पेप स्मीयर इस महिला को करवाना ज़रूरी होगा। इसलिए आप रिकमेंड क्या करेंगे, पेप स्मीयर टेस्ट जो है वो आप रूटीनली करवाएं। देखिए यहाँ पर रेशनल में A routine pap smear will detect early changes in the cervical mucosa as associated with cancer or sexually transmitted disease. A primary intervention is teaching and secondary intervention is screening. देखिए यहाँ पे मतलब जो रूटीनली आप पेप स्मीयर करवा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो भी अर्ली चेंजेस होंगे सर्वाइकल म्यूकोजा के अंदर, तो वो जो भी चेंजेस होंगे उसको हम पहले से ही डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर पेप स्मीयर कोई महिला करवा रही है तो यानी अर्ली उस कंडीशन को होने से पहले, सर्वाइकल कैंसर को होने से पहले जो भी अर्ली चेंजेज हो रहे हैं उन सबको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड चाहे डिजीज़ हो उसको हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। लेटेक्स कॉन्डोम भी हम यूज़ करेंगे STD को बचाने के लिए, बट यहाँ पे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, आपकी यहाँ पे पहली प्रायोरिटी रहेगी टीचिंग। इस पेशेंट को क्या करवाना है, टीच करवाना है। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, स्क्रीनिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरवेंशन, प्राइमरी इंटरवेंशन टीचिंग एंड सेकेंडरी इंटरवेंशन स्क्रीनिंग। पहले आपको उसको क्या करना है, समझाना है, बताना है। उसके बाद उसके जो स्क्रीनिंग है, टेस्ट वगैरह, उनके लिए हम प्रीफर करेंगे। CA1 to 5 इज़ यूज्ड टू मॉनिटर ओवेरियन कैंसर। ध्यान रखिएगा ओवेरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर क्या होता है, CA1 to 5। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, विच मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर शुड द नर्स डिस्कस विद द फीमेल क्लाइंट हु इज़ इनफर्टाइल। एक ऐसी महिला आपके पास में आई है जो इनफर्टाइल है, यानी उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सवाल क्या पूछा गया, आप एज नर्स उस महिला को क्या बताएंगे कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कि ये जो रिस्क फैक्टर्स है ये कंडीशन आपको हो सकती है इसकी वजह से, या फिर ये इसकी वजह से मतलब आपको ये इनफर्टिलिटी कॉज हुई है। कौन सा वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो आप उस महिला को बताएंगे कि आपके बच्चे नहीं होने का मुख्य कारण ये है। देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, कि आपकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है PID की जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रही है। नेक्स्ट है स्मोकिंग 2 पैक ऑफ सिगरेट ए डे, कि आप कहीं सिगरेट तो नहीं पी रहे हो, दिन के 2 पैक यानी 2 जो पैकेट होते हैं वो 2 पैकेट्स आप डेली के खाली तो नहीं कर रहे हो उनको, है ना। आगे देखिए UTIs क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट डिसफंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। बाकी किसी से संबंध ही नहीं है इनफर्टिलिटी का। यहाँ पे इनफर्टिलिटी PID की वजह से हो सकती है, बट पेशेंट PID का नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया है कि एक महिला है जो इनफर्टिलिटी या फिर इनफर्टाइल है, एज नर्स आप उसको क्या बताएंगे, या फिर ऐसा क्या उसको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताएंगे जिसको उसके बारे में अच्छे से पता चल सके कि इसकी वजह से मेरे को इनफर्टिलिटी कॉज हो रखी है। तो आपको बताना है इनफर्टिलिटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डिसफंक्शन होने की वजह से आपको इनफर्टिलिटी कॉज हो रखी है। सारा काम किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी जो हार्मोन्स होते हैं उनका मेन काम होता है। सारा जो खेल होता है वो किनका होता है, हार्मोन्स का। चाहे मेंस्ट्रुएशन हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे बच्चे का सारा डेवलपमेंट हो, वो सब कुछ एक जो हार्मोन्स होते हैं उन्हीं का ये पूरा काम होता है। तो अगर हार्मोन्स ही नहीं बन पा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, वही अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिसफंक्शन हो चुकी है तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है फर्टिलिटी कॉज करने, मतलब फर्टिलिटी की। तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी का मेन कॉज क्या हो जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके डिसफंक्शन होने की वजह से आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं।
देखिए, डिसफंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में आफ्टर द सिक्रीशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स GnRH, follicle stimulating hormone FSH and LH, luteinizing hormone, and how they act on the ovaries। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिसफंक्शन हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम करना बंद कर दे, तो उसकी वजह से ना तो GnRH बनेगा, ना निकलेगा, ना LH बनेगा, ना निकलेगा, ना FSH निकलेगा, ना ही कोई काम करेगा। अगर ये हार्मोन्स ओवरीज पे जाके अपना काम नहीं करेंगे तो वो ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हार्मोन्स का सारा खेल होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर जब तक डिलीवर होता है बेबी, तब तक पूरा खेल हार्मोन्स का ही होता है। अगर हार्मोन्स गड़बड़ा गए तो समझ लो प्रेगनेंसी भी गड़बड़ा गई, तो फिर मिसकैरेज वगैरह ऐसी कंडीशन से डेवलप होती है ना, बच्चे में कोई डिफेक्ट होते हैं, तो वो सारे हार्मोन्स के खेल होते हैं। ओके, आगे देखिए, दिस कैन बी मॉडिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रिंग सप्लीमेंटेशन मेडिकेशंस, यानी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आपको बताया गया है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिसफंक्शन हो जाए तो ये मॉडिफाइबल है, नॉन मॉडिफाइबल नहीं है, यानी कि इसको हम ठीक कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल का मतलब होता है कि जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। बाकी जैसे जेनेटिक कोई रीजन है तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते, या फिर एज जो है वो भी क्या है, नॉन मॉडिफाइबल है। भाई कोई 10 साल का है, वो 11 साल का भी होगा अगले साल, उसके अगले साल 12 साल का होगा। क्या ऐसा थोड़ी है कि उसको 10 साल से 5 साल का कर दे, 6 साल का नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो ये मॉडिफाइबल का मतलब होता है कि उसको हम ठीक कर सकते हैं, हम कुछ चेंजेस करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो मॉडिफाइबल है, यानी अगर डिसफंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड की जो भी हार्मोन्स है वो अगर डिसफंक्शन हो रहे हैं तो इनको हम ठीक कर सकते हैं कुछ मेडिकेशन से। ओके, सिगरेट स्मोकिंग, क्रॉनिक UTI एंड PID आर नॉट रिस्क फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी। ये किसी भी प्रकार से कोई इनफर्टिलिटी क्या नहीं है, रिस्क फैक्टर्स नहीं है। अगला सवाल देखिए, अ वुमन कम्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ED, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एंड टेल्स द ट्रायाज नर्स शी वॉज रिपोर्टेड बाई हर डेट। द वुमन इज क्राइंग, डिसेल्ड एंड हैज़ ब्रूजेज ऑन द फेस। विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट। एक महिला दौड़ी दौड़ी आई है आपके पास में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्राइज नर्स जो है वो वहाँ पे वर्क कर रही है, और वहाँ पे वो आने के बाद क्राई कर रही है, डिसेबल्ड है, एंड ब्रूजेज ऑन हर फेस। उसका फेस देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये डरी हुई है, बहुत ज़्यादा उसके एंजाइटी जैसी कंडीशंस डेवलप हो रखी है। वो आपको सुनने को तैयार ही नहीं है, ना वो कुछ बोलने को तैयार है। मतलब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन उस महिला के फेस पे नज़र आ रही है। अब देखिए, आप एज नर्स यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है, आस्क द क्लाइंट इफ़ शी वांट्स द पुलिस डिपार्टमेंट नोटिफाइड। क्या आपने पुलिस डिपार्टमेंट को नोटिफाई किया है, ये आप पूछेंगे। नेक्स्ट है, नोटिफाई ए सेक्सुअल असोल्ट नर्स एग्जामिनर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SANE, सेन। सेन का आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है। सेन का मतलब होता है सेक्सुअल असोल्ट नर्स एग्जामिनर। टू सी दैट, क्या आपने नोटिफाई किया है सेन को और यह आपने दिखाया है। आगे है, आस्क द क्लाइंट इफ़ शी हैज़ एनी पेन और डिस्कम्फर्ट एट दिस टाइम। या आप पूछेंगे कि क्या आपको पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डिस्कम्फर्ट वगैरह फील हो रखा है अभी इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट है, डिटरमाइन इफ़ द क्लाइंट हैज़ एनी सपोर्ट पर्सन टू नोटिफाई। क्या या फिर आप कोई भी सपोर्ट पर्सन हो उसको नोटिफाई करने के लिए उसको आप प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, आस्क द क्लाइंट इफ़ शी हैज़ एनी पेन और डिस्कम्फर्ट एट दिस टाइम। भाई आपके पास में पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और महिला एक आपके पास में ये दौड़ी दौड़ी, तो आप उसको ऐसे तो है नहीं आप ये कहोगे कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में आपने नोटिफाई किया कि नहीं किया, या फिर आप एग्जामिनेशन के लिए आप उसको तुरंत नहीं भेजोगे। कोई भी मान लीजिए आपके पास में पर्सन आता है तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं, भाई किस काम से आए हो। तो आपको यहाँ पे क्या पूछना है, उस पेशेंट को ये पूछना है सबसे पहले कि आपको पेन हो रहा है या फिर आप अपने आप में डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। ये सबसे पहले आपको सवाल करना है, ये इम्प्लीमेंटेशन आपको वहाँ पे सबसे पहले करना है। ओके, इसको रेशनल से जानते हैं। और द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन इज टू असेस द क्लाइंट फॉर एनी फिजिशियन इंजरीज विच इंक्लूड आस्किंग इफ द क्लाइंट इज इन पेन। देखिए, एज ए नर्स आप फर्स्ट इंटरवेंशन यहाँ पे क्या करेंगे, उस पेशेंट को असेस करेंगे, या फिर जो भी इंजरीज वगैरह है, जो फिजिकल इंजरी वगैरह हो रखी है, यानी कि रेप का ये पेशेंट है और वो दौड़ा है, सीधी सी बात, महिला है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रही सीधी सी दौड़ के, तो यानी कि कुछ ना कुछ फिजिकली असोल्ट हुआ है।
तो यहाँ पे आप क्या पूछेंगे, उसको पेन के बारे में पूछेंगे या फिर डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हैं, ऐसी बातें आप सबसे पहले पूछेंगे। द नर्स कैन देन नोटिफाई द सेन नर्स, देन आप एज नर्स यहाँ पे सबसे पहले उसको पूछ लिया है कि कोई आपको पेन या डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, उसके बाद में जो सेन नर्स है उसको आप क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। एंड आफ्टर द कॉन्टैक्ट ऑफ सपोर्ट पर्सन, उसके बाद में जो भी कॉन्टैक्ट में पर्सन होते हैं या फिर उस महिला के जो भी कॉन्टैक्ट वाले पर्सन है उनको आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे, उनसे बातचीत करोगे। द सेम नर्स विल नोटिफाई द पुलिस डिपार्टमेंट, आपका काम नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट को बताने का, है ना। जो सेन नर्स है वो पहले असेस करेगी, उसको चेक करेगी, टेस्ट वगैरह करेगी, उसके बाद में वो क्या करेगी, नोटिफाई करेगी पुलिस डिपार्टमेंट में। ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि भाई पेशेंट जो भी आपके पास में आए पेन या डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं कर रहे हो। अगला सवाल देखिए, ए क्लाइंट 36 वीक प्रेग्नेंट comes to the clinic and has a blood pressure 160/102, 4+ proteinuria and edematous hands and feet. Which data should the nurse assess next? देखिए पेशेंट आपके पास में है प्री इक्लेम्पसिया का। कौन सा पेशेंट है, प्री इक्लेम्पसिया का। 36 वीक की एक प्रेग्नेंट महिला आपके पास में आई है और जैसे ही आपके पास में आती है आप उसका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने पर जो कंडीशन फाइंड आउट होती है वो आपके सामने, ब्लड प्रेशर उस महिला का 160-102 आ रहा है और 4+ प्रोटीन यूरिया की कंडीशन डेवलप हो रखी है जब आप उसका असेसमेंट करते हैं तो। और साथ ही उनके जो हैंड्स एंड जो फीट्स है, हाथ और पैरों में सूजन भी आ रखी है, एडिमेटस की कंडीशन डेवलप हो रखी है। तो एज नर्स आप नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? ऑप्शन आपको दिया गया, फर्स्ट है द क्लाइंट हैज़ एपिकल हार्ट रेट। आप आगे जैसे मतलब ये सारे काम आपने कर लिए, ये सारे असेसमेंट आपने कर लिए, तो आगे आप क्या करेंगे, एपिकल हार्ट रेट है वो आप चेक करेंगे, या फिर द क्लाइंट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो क्लाइंट आपके पास में है उसके यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे, या फिर टेक द क्लाइंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, या फिर जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो आप असेस करेंगे। नेक्स्ट है द क्लाइंट एक्टिविटी टॉलरेंस, एक्टिविटी जो टॉलरेंस है वो आप चेक करेंगे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन थर्ड। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, चलिए कोई बात नहीं आगे पढ़ लेंगे। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो हम चेक करते हैं जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, प्रेग्नेंट महिला हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, प्रोटीन यूरिया हो या फिर एडिमेटिस की कंडीशन डेवलप हो रखी हो, तो एज नर्स आपका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो क्या होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करना है, असेस करना। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पहले इसको रैशनल से और समझ लेते हैं। द क्लाइंट्स साइन एंड सिम्टम्स सजेस्ट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है। सीधी सी बात है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, 4+ प्रोटीन यूरिया और ये जो एडिमेटिस कंडीशन है वो भी डेवलप होगी। तो ये इक्लेम्पसिया जो इक्लेम्पसिया और प्री इक्लेम्पसिया क्या है, वो भी तो हाइपरटेंशन की ही कंडीशन है। आगे देखिए, विच इफ़ वर्जनिंग वुड कॉज हाइपर रिफ्लेक्सिया, अगर ये हाइपर रिफ्लेक्सिया की कंडीशन भी यहाँ पे हो सकती है इस पर्सन को, क्योंकि 4+ प्रोटीन यूरिया है, एडिमेटिस कंडीशन है, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया होने की कंडीशन हो सकती है। आगे देखिए, देयरफॉर द नर्स शुड असेस द डीप टेंडन क्लाइंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस रेंज 0 to 4+ विद 2+ बीइंग नॉर्मल। अगर 2+ के अंदर आता है उस डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जब आप असेस करेंगे, अगर 2+ के बीच में आ रहा है तो यानी कि वो नॉर्मल है। 2+ या 2+ से कम अगर रेंज आ रही है तो वो क्या है, नॉर्मल है। अगर 2+ से ज़्यादा 3+ या फिर 4+ आ रहा है तो उसको क्या है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी जो है वो बढ़े हुए अगर मिल रहे हैं तो इस कंडीशन को रेफ़र करना पड़ेगा, यानी कि उसको ये कंडीशन जो है वो डेंजर इसके लिए हो सकती है। आगे देखिए, द हार्ट रेट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एक्टिविटी टॉलरेंस वुड नॉट यील्ड इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू पॉसिबल PIH। ये किसी प्रकार से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हार्ट रेट है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एक्टिविटी टॉलरेंस है, ये किसी प्रकार से PIH की कंडीशन में कोई इंडिकेट नहीं करती है, तो इनसे कोई लेना देना नहीं है PIH का। ओके, अगला सवाल देखिए, द क्लाइंट एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट who is diagnosed with a myocardial infarction is emaciated and appears malnourished. Which assessment data are most important for the nurse to obtain? इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिसको कंडीशन डेवलप हो रखी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, यानी MI से वो सफ़र कर रहा है। अब देखिए, वो मालनरिश्ड भी है, साथ ही साथ वो मालनरिश्ड है और MI का वो पेशेंट है। जैसे ही आप डाटाज असेसमेंट करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप डाटाज असेसमेंट करेंगे वो कौन सा होगा? देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है
आस्क द क्लाइंट टू डू एन न्यूट्रिशनल फूड रिकॉल डायरी, यानी कि उस क्लाइंट को आप पूछेंगे कि क्या आप न्यूट्रिशनल फूड के लिए या फिर न्यूट्रिशनल फूड्स आप कौन कौन से लेते हो, उनको रिकॉल करने के लिए क्या आपने डायरी डाल रखी है। नेक्स्ट, डिटरमाइन इट द क्लाइंट ड्रिंक्स अल्कोहल एंड हाउ मच, या फिर आप ये पूछेंगे कि आप कितना क्या दारू पीते हैं और कितनी क्वांटिटी में पीते हैं, मतलब कितने क्या 1 लीटर पीते हैं, 2 लीटर पीते हैं, पूरे दिन में 5 लीटर पीते हैं, ऐसे मतलब वो क्वांटिटी आपको पूछनी है। या फिर ऑब्टेन ए करंट ट्रोपोनिन लेवल, क्या या फिर आप ट्रोपोनिन लेवल जो है वो आप चेक करेंगे। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट ए स्टेट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या फिर आप ईसीजी चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, डिटरमाइन इफ़ द क्लाइंट ड्रिंक्स अल्कोहल एंड हाउ मच। अगर ड्रिंक कर रहा है वो पेशेंट, अल्कोहल ले रहा है, तो वो कितना क्या ले रहा है वो आप डिटरमाइन करेंगे, और कितनी क्या ले रहा है वो क्वांटिटी में वो भी आप पूछेंगे। ओके, इसके पीछे रेशनल क्या है वो देख लीजिए। द इनिशिएटेड क्लाइंट शुड बी असेस्ड फॉर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म टू डिटरमाइन इफ द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ फॉर विड्रॉल, यानी जो भी पेशेंट आपके पास में आया, अगर वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का है, अगर वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का है तो उसमें विड्रॉल के रिस्क बहुत ज़्यादा रहेंगे, यानी कि जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ए न्यूट्रिशन रिकॉल डायरी वुड बी इनएप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट न्यूली डायग्नोस्ड विद एमआई, अगर नया ही पेशेंट एमआई का डायग्नोस हुआ है तो उसके लिए जो न्यूट्रिशनल रिकॉल डायरी है उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरिंग टू मच एनर्जी एट दिस टाइम, इस टाइम एनर्जी लेने की ज़रूरत है, डायरी की ज़रूरत नहीं है। द ट्रोपोनिन लेवल एंड ईसीजी फ्रॉम द ईडी विल बी सफिशिएंट एट दिस टाइम, इस टाइम पे ईसीजी और जो ट्रोपोनिन लेवल है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता रहेगा, लेकिन आपको पूछना जो है वो क्या पूछना है, वो ये पूछना है कि आपने क्या आप अल्कोहल लेते हैं और कितनी क्वांटिटी में लेते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए। द चार्ज नर्स हैज़ रिसीव्ड लेबोरेटरी रिजल्ट्स फॉर क्लाइंट्स ऑन द पोस्टमार्टम यूनिट, विच क्लाइंट वुड वारंट्स इंटरवेंशन बाय द नर्स। एज आप इंचार्ज नर्स है और आप लेबोरेटरी से जो रिजल्ट आया वो आप रिसीव करते हैं, किसी पोस्टमार्टम यूनिट में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे एक लेडीज़ है जिसका रिजल्ट आया, विच क्लाइंट वुड वारंट इंटरवेंशन बाय द नर्स, कौन सा वो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आप देखेंगे जिसको देखने के बाद एज नर्स आप उस पेशेंट को आप इमीडिएटली वहाँ पे आप इंटरवेंशन लेंगे। देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट द क्लाइंट whose WBC count is 18,000 per mm³, next the client whose platelet count 32,000 mm, next the client whose serum creatinine level 0.8 mg per dl, next the client whose serum glucose level 145 mg per dl। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ जो दे रखी है वो तो नॉर्मल है, WBC जो है वो भी नॉर्मल है, और जो प्लेटलेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रखी है, 1.5 लाख से 4 लाख तक क्या होती है प्लेटलेट होती है। नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 लाख से होती है स्टार्ट और 4 लाख तक की होती है, लेकिन बहुत कम इसमें प्लेटलेट है। तो यहाँ पे ये एक तो फाइंडिंग जो है वो अलग है, यानी कम हो रखी है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। सोडियम जो लेवल होता है वो 140 mg/dl नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे आप कौन सा इंटरवेंशन देख के पहले उस पेशेंट को देखेंगे, अगर उसके प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम है या फिर 32,000 mm ही है तो उस पेशेंट को सबसे पहले देखना है। देखिए रेशनल के अंदर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज़ 150,000 टू 450,000 पर mm³, यानी 1.5 लाख से 4 लाख जो 4.5 लाख जो है वो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होती है। दिस क्लाइंट प्लेटलेट काउंट इज़ क्रिटिकली लो एंड कुड इंडिकेट डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, इस पेशेंट की बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन चली गई है, जिसकी वजह से इस पेशेंट को किसके रिस्क है या फिर कौन सी कंडीशन इसको डेवलप हो सकती है, DIC, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। तो इस पेशेंट को सबसे पहले चेक करना है, या फिर इस पेशेंट के ऊपर जो भी एक्शन आप एज नर्स लेना चाहते हैं वो एक्शन आप सबसे पहले इस पर लेंगे। द WBC काउंट नॉर्मली राइजेज अप टू 25,000, यानी जो WBC है वो नॉर्मली जो है 25,000 तक बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है 25,000 तक, ये नॉर्मली इतनी बढ़ सकती है। तो 18,000 आपको यहाँ पे दी गई, तो वो क्या है नॉर्मल है। ड्यूरिंग लेबर एंड पोस्टमार्टम, यानी ये जो ड्यूरिंग लेबर या फिर पोस्टमार्टम के दौरान जो है WBC बढ़ती है, नॉर्मली 25,000 तक बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा वो मतलब कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, WBC बढ़ रही है तो ये तो बढ़ती है।
देयरफॉर दिस डज नॉट वारंट इंटरवेंशन। तो ये कोई वारंट इंटरवेंशन नहीं है। बाकी जो क्रिएटिनिन और जो ग्लूकोज लेवल है वो विद इन नॉर्मल लिमिट है, तो उनको तो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगला सवाल देखिए, द 4-year-old child is brought to the pediatric clinic with complaints of a sore throat. Which priority action should the nurse implement? देखिए, 4 साल का बच्चा आपके पास में आया पीडियाट्रिक क्लिनिक यूनिट के अंदर, और एज या पीडियाट्रिक नर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है या फिर बच्चे के जो भी रिलेटिव्स है उन्होंने कंप्लेन किया कि बच्चे को सॉर थ्रोट हो रखा है, तो एज नर्स आप यहाँ पे कौन सा इंटरवेंशन अपना इम्प्लीमेंट करेंगे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हैव द चाइल्ड गार्गल विथ साल्ट वाटर, या आप क्या कहेंगे कि सॉल्ट वाटर से आप इस बच्चे को गार्गल्स करवाइए। नेक्स्ट, ऑब्टेन ए थ्रोट कल्चर फॉर स्ट्रिप, या फिर आप थ्रोट कल्चर लेंगे। नेक्स्ट, गिव द चाइल्ड टू थ्रोट लॉजेंजेज, जो थ्रोट लॉजेंजेज आती है वो आप इस बच्चे को दोगे। या फिर डू नॉट ओपन द चाइल्ड माउथ, या फिर आप बच्चे के माउथ को ही ओपन नहीं करोगे। तो देखिए, एज नर्स आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्रोट कल्चर आपको ऑब्टेन करना है। आपको ना तो साल्ट वाटर से गार्गल्स करवाने हैं, ना ही थ्रोट लॉजेंजेज आपको देने हैं, ना या फिर बच्चे का माउथ ही ओपन नहीं करेंगे। तो भाई माउथ तो ओपन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको थ्रोट कल्चर लेना है। थ्रोट कल्चर के लिए जो है आप वहाँ से सैंपल ले रहे हैं तो वो तो आपको काम करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, डू नॉट ओपन द चाइल्ड माउथ, आप चाइल्ड के माउथ को ही ओपन नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं करना है ना। जो भी बच्चा है इसके बच्चे का माउथ तो ओपन करना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, और जो सैंपल है वो भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन कैन लीड टू रूमेटिक फीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि किसी पर्सन को आपने ट्रीटमेंट दिया है या फिर वो पार्शियली अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन के प्रति, तो ये जो है ये लीड कर सकता है, ये कंडीशन कॉज कर सकता है रूमेटिक फीवर की। RF जो रूमेटिक फीवर है उसके कंडीशन कॉज कर सकता है। देखिए, द नर्स शुड कल्चर द थ्रोट टू डिटरमाइन द स्टेप इन्फेक्शन। जो स्टेप इन्फेक्शन है, यानी स्टेप का मतलब है स्टेफाइलोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकल जो इन्फेक्शन है, इसको असेस करने के लिए थ्रोट कल्चर करना ही पड़ेगा। ओके, if the child is drooling and the nurse should not open the child mouth because the possible epiglottitis। अगर बच्चे को ड्रोलिंग हो रही है, ड्रोलिंग यानी कि बार बार जिसको आप बोल सकते हैं कि लार टपक रही है, और आपने बच्चे के माउथ को ओपन ही नहीं किया, अगर आपने बच्चे के माउथ को ओपन ही नहीं किया, बच्चे की बार बार लार टपक रही है, तो अगर आपने ओपन नहीं किया है माउथ को तो उसकी वजह से बच्चे को एपिग्लोटाइटिस हो सकता है। जो एपिग्लोटिस है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो भाई ऐसा काम नहीं करना है। अगर सोर थ्रोट की कंडीशन आपको बता रहा है और लार टपक रही है तो बच्चे के मुंह को बंद नहीं रखना है, ओपन करना है जिससे कि वो बाहर लार चली जाए, जिससे कि बच्चे को एपिग्लोटाइटिस ना हो। ए 4-year-old चाइल्ड में चॉक वाइल गार्गलिंग, जब आप गार्गलिंग करवाएंगे या फिर बच्चे को आप ऐसे सजेशन दोगे कि आपको साल्ट वाटर से गार्गलिंग करने, मतलब गरारे करने, बच्चा जो है 4 साल का ही रह गया तो इस बच्चे को चॉकिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, इसलिए गार्गलिंग भी नहीं करवाना है। अगला सवाल देखिए, द नर्स केयरिंग फॉर ए 7-year old child diagnosed with head injury assess purposeless movements with the painful stimuli. 2 hours later the child assumes decorticate posturing with painful stimuli. Which action should the nurse implement first? देखिए यहाँ पे सवाल में क्या पूछा जाए, एक बच्चा है जो 7 साल का है और वो डायग्नोस हुआ है हेड इंजरी से, उसको आप जब असेस करते हैं तो पर्पजलेस मूवमेंट्स, बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं, विथ पेनफुल स्टिमुलाई, आपने जो पेनफुल प्रोसीजर करने थे वो आपने कर लिए। मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास में है, आपने उसके हेड को थपथपाया, पीठ को थपथपाया, बिल्कुल भी बच्चा मूवमेंट्स नहीं कर रहा है। ओके, आगे देखिए, 2 hours later द चाइल्ड एज्यूम्स डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, यानी कि 2 घंटे बाद में बच्चा जो है उसका जो पोस्चर है वो किस प्रकार से हो जाता है, डिकॉर्टिकेट, और साथ में विथ पेनफुल स्टिमुलाई। जब आप पेनफुल स्टिमुलाई आप कॉज कर रहे हैं उस बच्चे के ऊपर तो उसकी वजह से डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग जो है उस बच्चे में डेवलप होती है। तो एज नर्स आप यहाँ पे कौन सा एक्शन लेंगे? तो देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है
रीअसेस द क्लाइंट इन अनदर 2 आवर्स, आप दोबारा से असेस करेंगे 2 घंटे के अंदर। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग इन द चार्ट, या फिर आप डॉक्यूमेंट जो है फाइंडिंग जो है अपनी वो डॉक्यूमेंट करेंगे चार्ट के अंदर। नेक्स्ट नोटिफाई द क्लाइंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेक्स्ट टर्न द पोजीशन द क्लाइंट ऑन द साइड, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड। भाई जो डॉक्टर है उनको नोटिफाई कर देना है। अगर पेनफुल स्टिमुलाई से जो बच्चा है वो डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग में जा रहा है तो आपको क्या करना है, एज नर्स डॉक्टर को नोटिफाई करना है, इन्फॉर्म करना है। देखिए यहाँ पे डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग इंडिकेट ए वर्जनिंग ऑफ द क्लाइंट कंडीशंस ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यानी ये जो डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, फिर किसको इंडिकेट कर रही है, इंक्रीज आईसीपी जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसका बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से ये डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग हो रही है। देयरफॉर द नर्स शुड नोटिफाई द एचसीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उनको नोटिफाई आपको एज नर्स करना है। द नर्स शुड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू टू असेस द क्लाइंट बट नॉट देयर फॉर नोटिफाइंग द एचसीपी, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको नोटिफाई सबसे पहले करना है, उसके बाद में आपको ये काम करना है, जो फाइंडिंग है उसको डॉक्यूमेंट करना है और कंटिन्यू उस बच्चे को असेस करते रहना है। पोजीशनिंग द क्लाइंट्स हेल्प प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, जो पोजीशनिंग है वो हेल्प करेगी आपकी तो क्या पेशेंट की हेल्प करेगी कि उसको जो प्रेशर सोर होते हैं उन प्रेशर अल्सर से बचाएगी। तो पोजीशनिंग भी करवानी है बट ये आपके बाद के काम होते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए सवाल में क्या पूछा गया है। द क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ सेप्टिक शॉक हैज़ एन एलिवेटेड टेम्परेचर, ए बीपी ऑफ 110/70 एंड हाई कार्डिक आउटपुट विथ सिस्टमिक वेजोडाइलेशन। विच फेज ऑफ सेप्टिक शॉक इन इज द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग। देखिए एक पेशेंट डायग्नोस हुआ है सेप्टिक शॉक से, उस पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, बढ़ा हुआ है, बीपी जो है वो 110/70, यानी कि बीपी तो क्या है, लो है, यानी हाइपोटेंशन हो रखा है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब आगे आपको क्या पूछा गया, साथ ही उसका जो कार्डिक आउटपुट है वो भी क्या है, बढ़ा हुआ है विथ सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन, और साथ ही साथ सिस्टेमिक जो वेजोडाइलेशन है ये कंडीशन भी उस पेशेंट के अंदर डेवलप हो रखी है। सवाल आपको ये पूछा गया कि सेप्टिक शॉक की कौन सी फेज़ के अंदर वो पेशेंट है, कौन सी फेज़ के अंदर वो पेशेंट है, आपको ये फेज़ का नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए, फर्स्ट है हाइपोडाइनेमिक फेज, नेक्स्ट है कंपनसेटरी फेज, नेक्स्ट है हाइपर डायनेमिक फेज, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव फेज। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, हाइपर डायनेमिक फेज, यानी बहुत ज़्यादा जो डायनेमिक्स है वो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एलिवेटेड टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन यानी कि कम है, साथ ही साथ कार्डिक आउटपुट बढ़ा हुआ है, फिर जो सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन है वो हो रखा है। तो ये जो फेज है ये कौन सी फेज के अंतर्गत आता है, सेप्टिक शॉक की फेज है हाइपोडायनेमिक। देखते हैं इसको रैशनल में, और हाइपर डायनेमिक फेज, द हाइपर डायनेमिक फेज द फर्स्ट फेज ऑफ सेप्टिक शॉक, ये जो है ये सेप्टिक शॉक की पहली फेज होती है। ध्यान रखना कभी भी सवाल पूछा जा सकता है फर्स्ट फेज ऑफ द सेप्टिक शॉक इज़, और यहाँ से सवाल बन जाता है और आपको ऑप्शंस इसी प्रकार से दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना होगा हाइपर डायनेमिक फेज is characterized by high cardiac output with systemic vasodilation. The BPs remain within normal limit, but the heart rate increased to tachycardia and the client becomes febrile. देखिए जो हाइपर डायनेमिक फेज है इस फेज़ के जो करेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ा हुआ होगा, साथ ही जो सिस्टमिक वेजोडाइलेशन है वो भी होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो रिमेन विद इन नॉर्मल लिमिट रहेगा, वैसे कोई ज़्यादा हाइपोटेंशन की कंडीशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा गिरा हुआ है तो मतलब हाइपोटेंशन की तरफ बढ़ रहा है, जो है ब्लड प्रेशर वो है नॉर्मल लिमिट में है, बट हार्ट रेट जो है वो बढ़ेगी टू टैकीकार्डिया की तरफ, एंड द क्लाइंट बिकम्स फेब्राइल, और जो पेशेंट है उसको फेब्राइल्स यानी कि सीजर्स की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। ये सेप्टिक शॉक की फर्स्ट फेज यानी हाइपर डायनेमिक फेज के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, द क्लाइंट हु इज़ 1 डे पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल सर्जरी हैज़ एन ब्लड प्रेशर ऑफ 88/60 and an apical pulse of 122 is diaphoretic and has pale, cold and calmy skin. Which intervention would the nurse implement first? एक पेशेंट है जिसके एक दिन पहले ही सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी उस पेशेंट की हुई है। सर्जरी होने के बाद वो रिकवरी रूम के अंदर है और आपने जब उस पेशेंट का असेसमेंट किया तो उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरा हुआ आपको मिला, यानी कि 88/60 mmHg जो ब्लड प्रेशर है वो आपको देखने को मिला।
हाइपोटेंशन की कंडीशन इस पेशेंट को डेवलप हो रखी है। एपिकल पल्स जो है वो बढ़ी हुई है, एपिकल पल्स बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर घटा हुआ है, डायफोरेटिक बार बार उसको मतलब बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आ रखा है, और पेल एंड कोल्ड काल्मी स्किन, स्किन जो है वो पीली पड़ गई है और ठंडी पड़ गई है, स्किन भी ठंडी नज़र आ रही है। यानी कि ये कंडीशन जो है ये हाइपोवोलेमिया, आप बोल सकते हैं हाइपोवोलेमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा रहा है। विच इंटरवेंशन वुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट, एज ए नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इंक्रीज द क्लाइंट इंटरविनस फ्लूइड रेट, आईवी फ्लूइड रेट को आप बढ़ा देंगे। एडमिनिस्टर एन आईवी डोपामाइन ड्रिप, डोपामाइन जो ड्रिप है, जो डोपामाइन है वो आईवी ड्रिप के साथ में आप एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट ऑब्टेन एबीजी, एबीजी जो एनालिसिस के लिए आप सैंपल है वो आप ऑब्टेन करेंगे, या फिर असेस द क्लाइंट एब्डोमिनल ड्रेसिंग, या फिर आप एब्डोमिनल ड्रेसिंग को असेस करेंगे। एज ए नर्स यहाँ पे सबसे पहला काम आपका होगा इंक्रीज द क्लाइंट आईवी फ्लूइड रेट। भाई पेशेंट हाइपोटेंशन की कंडीशन में गया हुआ है, पल्स बढ़ी हुई है, डायफोरेटिक है, स्किन जो है वो ठंडी पड़ चुकी है, तो अब यहाँ पे एज ए नर्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आईवी फ्लूइड रेट जो है या फिर आईवी फ्लूइड जो चल रहा है उसको आपको बढ़ा देना है। यानी कि वो पेशेंट जो है शॉक की कंडीशन में जा रहा है, तो शॉक से अपने को प्रिवेंट करना है तो फ्लूइड को बढ़ा दो। फ्लूइड को बढ़ाओगे तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंप्रूव होगा, एपिकल पल्स ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, और जो पेल और जो कोल्ड काल्मी स्किन और के वो भी इम्प्रूव होगी। ओके, आगे इसको रेशनल से और जानते हैं। द क्लाइंट इज एग्जिबिटिंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, जैसे कि मैंने आपको भी बताया ये जो कंडीशंस डेवलप हो रही है हाइपोवोलेमिक शॉक की है, यानी ये करेक्टरिस्टिक किसके हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक के। सवाल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं जिस प्रकार से अभी यहाँ पे ऑप्शन में आपको मतलब जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, 4-5 आपको जो सिम्टम्स है वो दे दिए जाते हैं, फिर पूछा जाता है कौन सी कंडीशन के डायग्नोसिस या फिर ये पेशेंट जो है किस कंडीशन से डायग्नोस हुआ है, तो आंसर में आपको क्या करना है, हाइपोवोलेमिक शॉक। देयरफॉर द नर्स शुड मेंटेन द क्लाइंट सर्कुलेटरी वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइड रेट। यहाँ पे एज नर्स आपको क्या करना है, जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है उसको मेंटेन करना है, तो इसके लिए जो आईवी फ्लूइड है उसको बढ़ा दो, उस जो आईवी फ्लूइड उस पेशेंट को चल रहा है उसको क्या करना है, बढ़ा देना है, जिससे कि जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो मेंटेन रह सके। रिमेंबर, याद रखे, डू नॉट असेस व्हेन इन डिस्ट्रेस, अगर पेशेंट डिस्ट्रेस में है तो आपको असेस बिल्कुल भी नहीं करना है। असेसिंग एब्डोमिनल ड्रेसिंग, ऑब्टेनिंग एबीजी एंड एडमिनिस्टर डोपामाइन आर एप्रोप्रिएट, बट द फर्स्ट इंटरवेंशन इज टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। जो आपके अदर जो काम है जैसे एब्डोमिनल ड्रेसिंग को असेस करना, एबीजी का जो सैंपल है वो ऑब्टेन करना, या फिर जो डोपामाइन है वो आप एडमिनिस्टर करवाना, ये सारे जो काम है वो एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट फर्स्ट इंटरवेंशन आपका क्या रहेगा, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको मेंटेन सबसे पहले आपको करना है। जो भी प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें चारों ऑप्शन सही होते हैं, बस आपको वो ऑप्शन चूज करना होता है जो अप्रोप्रिएट होता है, ओके, अगला सवाल देखिए, विच इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरविजन नर्स ड्यूरिंग ए कॉर्ड। ड्यूरिंग ए कॉर्ड जो है नर्स की या फिर जो सुपरवाइज नर्स है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फर्स्ट एस्कॉर्ट फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द रूम, नेक्स्ट एंश्योर द ऑल रोल एंड बीइंग परफॉर्म्ड, नेक्स्ट नोटिफाई द क्लाइंट हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू इवेंट, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट व्हाट हैपनिंग इन द कॉर्ड। जो भी रूम के अंदर फैमिली मेम्बर्स उनको आप बाहर निकाल दोगे, ये क्या आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इस प्रकार से मतलब ये जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, एंश्योर दैट ऑल रोल एंड बीइंग परफॉर्म्ड। जो भी रोल है आपके इथिकल कोड है उसके रिगार्डिंग, ये कोड का मतलब यहाँ पे वो है जो इथिकल कोड है आपके होते हैं, यानी एज नर्स जो इथिक्स आप परफॉर्म मतलब निभाते हैं, जो भी आपके इथिकल कोड होते हैं उनकी बात हो रही है। एंश्योर ऑल रोल, जो भी आपके रोल होते हैं उन सबको एंश्योर करना है, और बीइंग परफॉर्म्ड, और उनको परफॉर्म करना है। ये जो भी सुपरवाइज नर्स है वो आपके चेंबर में जैसी आती है या फिर आपके वार्ड में जैसी आती है वो आपका रोल चेक करती है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और आप जो आपके रोल्स जो भी, जैसे मान लीजिए आप किसी वार्ड में काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इस पेशेंट की केयर नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी, भाई ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ पे पेशेंट सब समान होते हैं, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, मतलब जो भी पेशेंट है वो अपने लिए पेशेंट है, वो ट्रीटमेंट के लिए वहाँ है, वो यहाँ पे कोई अलग अलग वो हम नहीं कर सकते कि ऐसा है वैसा है, ये गंदा है वो है, ऐसा मैं काम नहीं करूँगी, यहाँ पे इस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दूंगी या फिर नहीं दूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, हमारे प्रोफेशन के अंदर सब सेम है,
बाकी जो घरेलू मामले होते हैं वो एक अलग चीज़ होता है, बट जो यहाँ पे पेशेंट आया वो हमारे लिए सब इक्वल है। ओके, देखिए आगे इसी के अंदर द सुपरवाइजरी नर्स शुड मेक श्योर दैट ऑल द रोल एंड कोड आर बीइंग परफॉर्म्ड, कंप्रेशंस, वेंटिलेशंस, मेडिकेशंस, इक्विपमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो भी मतलब सुपरवाइजरी नर्स है उसके जो रोल है वो मतलब अपने परफॉर्म करेगी। कंप्रेशन हो, वेंटिलेशन हो, मेडिकेशन हो, इक्विपमेंट हो एंड डॉक्यूमेंटेशन हो, सारे काम जो एज नर्स होते हैं आपके वो सारे काम आपको करने हैं। वहीं वो सुपरवाइजरी जो नर्स है वो वहाँ पे आपको चेक करेगी या असिस्ट करेगी। देन इफ़ नीडेड सुपरवाइजरी नर्स कैन वरी अबाउट क्राउड कंट्रोल। अगर कुछ भी गलत लगता है सुपरवाइजरी नर्स को तो उसके लिए वो क्राउड कंट्रोल कर सकती है। एंड एससीपी विल बी नोटिफाइड बाय द स्टाफ एट द नर्सिंग स्टेशन। यानी कि जो एससीपी है उसको नोटिफाई कब करेगी, जब स्टाफ जो है वो नर्सिंग स्टेशन के अंदर हो। ओके, आगे देखिए, ए 7-year-old client डायग्नोस्ड विथ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। अब की बार जो 7 साल का बच्चा आया वो डायग्नोस हुआ आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज से। इज शेड्यूल्ड फॉर टेम्पररी कोलोस्टोमी सर्जिकल प्रोसीजर। और उस पेशेंट को मतलब टेम्पररी कोलोस्टोमी करनी पड़ेगी, एक सर्जिकल प्रोसीजर कोलोस्टोमी ये परफॉर्म करना पड़ेगा, ये टेम्पररी उस पेशेंट पे परफॉर्म करना पड़ेगा जो 7 साल का बच्चा आया है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट प्री ऑपरेटिवली। उस पेशेंट का अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है, एज नर्स आप कौन सा इंटरवेंशन यहाँ पे यूज़ लेंगे या फिर कौन सा मैनेजमेंट आप यहाँ पे करेंगे प्री ऑपरेटिव, आपको पूछा गया। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। टेक द चाइल्ड एंड पेरेंट टू द ऑपरेटिंग रूम। नेक्स्ट है गिव द चाइल्ड ए डॉल विथ कोलोस्टोमी अप्लायंस। नेक्स्ट डिस्कस द न्यूमेरिक 1 to 10 पेन स्केल विद द चाइल्ड। नेक्स्ट मेजरमेंट द चाइल्ड लेग्स एंड एंटी थ्रोम्बोलिज्म स्टॉकिंग। यानी आप क्या करेंगे, जो पेरेंट्स है और बच्चा है उसको आप ऑपरेटिंग रूम में ले जाएंगे या फिर बच्चे को आप खिलौना दोगे और जो कोलोस्टोमी प्रोसीजर वो आप परफॉर्म करवाएंगे, या फिर डिस्कस करेंगे डिस्कस द न्यूमेरिक, यानी कि जो पेन स्केल आता है जिसमें 1 से 10 नंबर तक होता है उससे हम असेस करते हैं पेन की कितना क्या हो रहा है, वो चीज़ असेस करेंगे। या फिर मेजर द चाइल्ड लेग, जो बच्चे का लेग है उसको हम मेजर करेंगे और जो एंटी थ्रोम्बोलिज्म जो स्टॉकिंग आती है वो हम अप्लाई करेंगे। तो ऐसा हम कोई भी काम नहीं करेंगे, जो हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, गिव द चाइल्ड डॉल विथ कोलोस्टोमी एप्लियंस। बच्चे को हम खिलौना देंगे जिससे कि वो बच्चा उस खिलौने से खेलता रहे और जो कोलोस्टोमी प्रोसीजर वो हम परफॉर्म करवा देंगे। तो ये आपका यहाँ पे एज नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन रहेगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग द पोस्ट ऑपरेटिव इक्विपमेंट्स विद द चाइल्ड यूजिंग अ डॉल इज एन एज स्पेसिफिक टीचिंग स्ट्रेटजी। जो बच्चा है तो वो तो खेल से ही अपना जो प्रोसीजर है वो सक्सेसफुली परफॉर्म करवा सकता है, क्योंकि एज जो है वो स्पेसिफिक टीचिंग होती है। अगर यहाँ पे ओल्ड वन होता तो फिर आपका कुछ अलग ही आंसर होता, बट यहाँ पे बच्चा है तो उसको खिलौना देंगे तभी वो प्रोसीजर परफॉर्म करने देगा, अदरवाइज़ वो परफॉर्म नहीं करना देगा, क्योंकि बच्चे को हम बेहोश भी नहीं कर सकते, आंखें वगैरह वो भी बंद नहीं कर सकते। जब भी हम कोई भी प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो जो भी पर्सन पे हम जो सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उस पर्सन को अवेयर रहना ज़रूरी होता है, उस पेशेंट को अवेयर रखना ज़रूरी होता है। मतलब पेशेंट को हम ये नहीं दिखाते हैं कि इसके ऊपर जो प्रोसीजर हो रहा है वो हो क्या रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ें तो हम नहीं दिखाते, बट उसका अवेयर होना ज़रूरी है। अपने सराउंडिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। ओके, बाकी तो हम जैसे एनेस्थीसिया उस पेशेंट को देते हैं तो उसको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। ओके, आगे देखिए, चाइल्ड एंड पेरेंट्स कैन बी शोन द इंटेंसिव केयर यूनिट एंड पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट PACU, बट ओनली ऑपरेटिंग रूम पर्सनल इज इनएप्रोप्रिएट क्लॉथिंग आर अलाउड इन द स्टेराइल ऑपरेटिंग रूम एरिया। यानी जब OT में किसी भी पेशेंट को या बच्चे को लेके जाते हैं या फिर मतलब पेशेंट को आपने वहाँ पे एडमिट कर रखा है और ऑपरेशन वगैरह हो रखा है, तो उसके पेरेंट्स को हम स्पेसिफिक वहाँ के जो क्लॉथ्स होते हैं, OT के जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन जो रूल एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए उनको स्पेसिफिक जो क्लॉथिंग वगैरह है वो वगैरह पहनानी है, और जो स्टेराइल ऑपरेटिंग रूम है या फिर जो एरिया है वहाँ पे उसके बाद ही उनको आने देना है। यानी कि कुछ होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे से मिलने के लिए आ जाते हैं ना, तो वो उनको जो अप्रोप्रिएट रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे एंट्री देनी है। द 7-year-old चाइल्ड वुड यूज़ ए फेस पेन स्केल नॉट द न्यूमेरिक स्केल। न्यूमेरिक स्केल की ज़रूरत नहीं है, फेस पेन जो स्केल है वो हम यूज़ करेंगे 7 साल के बच्चे पे। ओके,
चिल्ड्रन डू नॉट नीड टू वियर एंटी थ्रोम्बोलिज्म स्टॉकिंग आफ्टर सर्जरी। सर्जरी होने के बाद में जो एंटी थ्रोम्बोलिज्म स्टॉकिंग होती है वो वियर करने की बच्चे को ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, द नर्स इज़ केयरिंग फॉर 3 पेशेंट्स हु हैव बोटुलिज्म, विच कैटेगरी ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड द नर्स वियर। देखिए एक नर्स जो है वो कैरी कर रही है या फिर केयर कर रही है 3 ऐसे क्लाइंट्स की जिनको बॉटुलिज्म के कंडीशन डेवलप हो रखी है। अब सवाल आपको ये पूछा गया है कौन सी वो कैटेगरी है जिसमें जो मतलब पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो तो यूज़ करेगी नर्स। तो कौन सी कैटेगरी के जो पीपीई है या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो यूज़ करेगी या फिर पहनेगी। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स दे रखे हैं आपको, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लेवल डी। देखिए इसको रैशनल से जानते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर यूज्ड व्हेन कैरिंग फॉर क्लाइंट विथ बॉटुलिज्म। जब आप बॉटुलिज्म के पेशेंट को कैरी कर रहे हैं या फिर इसकी केयर कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपको रखना ही रखना है। देयरफॉर द नर्स शुड वियर ए वर्क यूनिफॉर्म विच इज़ लेवल डी। यानी कि जो आप वर्क यूनिफॉर्म पहन रखे हैं वो आपको पहनी है, वर्क यूनिफॉर्म आपको यहाँ पे पहनी है। ये आपके लेवल डी के अंतर्गत आता है, ये लेवल डी के अंतर्गत आता है। अब लेवल ए में क्या आता है, लेवल बी में क्या आता है और लेवल सी में क्या आता है, ध्यान रखना, आगे कभी भी फ्यूचर में सवाल पूछा जा सकता है। लेवल ए प्रोटेक्शन इज़ वर्न विथ हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन। जो लेवल ए है उसमें जो हम प्रोटेक्शन देते हैं वो हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब अपने खुद का हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन जो होता है वो लेवल ए के अंतर्गत आता है। लेवल बी प्रोटेक्शन व्हेन ए लेज़र लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज़ नीडेड। मतलब इसमें जो लेज़र टाइप का या फिर लेज़र लेवल का जो भी प्रोटेक्शन होता है उसमें हम जो प्रोटेक्शन यूज़ या फिर जो पीपी यूज़ करते हैं वो लेवल बी के अंतर्गत आते हैं। लेवल सी प्रोटेक्टिंग रिक्वायर एन एयर प्योरीफाइड रेस्पिरेटर APR। जो लेवल सी है उसमें जो प्रोटेक्शंस है उनमें हमें ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है एयर प्योरीफाइड रेस्पिरेटर की, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं APR। सवाल पूछे जा सकता है APR में P का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, या फिर APR स्टैंड्स फॉर, APR का मतलब ही बता दीजिए। तो आपको आंसर में करना है एयर प्योरीफाइड रेस्पिरेटर। तो या फिर जो लेवल सी है उसमें हमें ज़रूरत होती है APR की। ओके, तो जो लेवल ए, बी, सी और जो डी है सभी का मतलब पता चल गया। आगे जब भी फ्यूचर में ऐसा सवाल पूछे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर दोगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे जो क्वेश्चंस थे इस पेपर में जो आपको पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करवा दिए गए। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये PDF आपको हमने बताई दी है। 49 रुपये का एक कोर्स है जिसमें 2000 शॉर्ट MCQs विद आंसर्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ये फ्री टेस्ट जो भी है इनकी PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप उस कोर्स को बाय करके इन PDF को ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो की लिंक को शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।